एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए खुदा न करे किसी के साथ हो, तो शुरू शुरू में ऐसे लगता है कि जो चोटें वगैरह आई हुई होती हैं एक अच्छे से अंदाज़ा नहीं लगता है कि तकलीफ़ कितनी है। चंद घंटे जब गुजरते हैं उसके बाद पता चलने लगता है, खून की हरारत होती है, मसल्स वगैरह जो वो रिएक्ट करने लगते हैं, तब जाकर पता चलता है कि दरअसल एग्जैक्ट जो पैमाना है आपकी चोट का वो कितना है। फिर उसके मुताबिक आप अपना इलाज मुआवजा वगैरह वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। इसी तरह से जब कोई भी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होती है तो इमीडिएट उस सिचुएशन में से जब उभर कर आप बाहर आते हैं तो आपका जो नज़रिया होता है उस पर बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बहुत सारे तारी होते हैं। फिर एक दो दिन आहिस्ता आहिस्ता लगता है आप हालात व वाक़यात को देखते हैं, फिर अपना व्यू उसके ऊपर फर्म अप करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यही जो आल पार्टी मीटिंग को आप 2 दिन हो गए, उस दिन जो जैसे ही मीटिंग से बाहर आ रहे थे तो सारे खुशगवार स्टेटमेंट्स वगैरह दे रहे थे कि बहुत बेहतर बात है और बड़ा कंस्ट्रक्टिव कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बात हुई है। अब बाहर आने के बाद क्या होता है कि आप अपने बाकी कुलीग्स के साथ मिलते हैं और फिर पब्लिक आपका क्या इंप्रेशन गेन कर रही थी, किस किस्म की जो स्टेटमेंट्स वगैरह मीडिया में आई हैं, लोगों के और क्या बयानात हैं, क्या रिएक्शन है, उनका भी आपको पता चलता है। फिर आप देखते हैं कि जो आपकी बाकी पार्टीज़ हैं उनके क्या रुझान है, उनके क्या नज़रिया हैं, उसके मुताबिक फिर आपका नज़रिया भी शेप अप होने लगता है। तो आप 2 दिन हो गए आल पार्टी मीटिंग को। आज जो जम्मू कश्मीर की अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहाँ पे स्टैंड करती हैं, एक आज मैं इसके ऊपर बात करूँगा। और दूसरा ये आज आपने वाक़या सुना होगा कि कल भद्रवाह में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़क की डिमांड कर रहे थे, उन पर एडमिनिस्ट्रेशन ने FIR लगा दी। ये क्यों होता है? ये 2 मामले हैं जिनके ऊपर मुख्तसर सी बात करूँगा मैं। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। परसों यानी डे बिफोर यस्टरडे जो मीटिंग हुई दिल्ली में, बाहर आए सब ने बहुत खुशगवार बयान, बड़े कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव और सपोर्टिव बयान दिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे कोई एक जो पोस्ट मीटिंग किसी किस्म की अनप्लेजेंट सिचुएशन पैदा हो। फिर उसके बाद अपने अपने पार्टी में आके कुलीग्स के साथ सब ने जो पार्टीज़ हैं उन्होंने रिव्यू किया होगा, जाहिर सी बात है। और जो बाकी पार्टीज़ के क्या नज़रिया हैं, और ये भी एक ऐसी सिचुएशन में शक शुबात रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई 2-4 लोग हों, उनको सिचुएशन का ज़्यादा बेहतर तरीके से पता हो कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और बाकी सबको जो है वो तैयार किया जा रहा हो उसके बेसिस के ऊपर। तो इसमें कुल मिला के एक इमर्ज हुई है, बड़ी दिलचस्प सी सिचुएशन इमर्ज हुई है, जो आज मैंने लिखा भी है, उसके बारे में पहले ही मैं लिख भी चुका हूँ। वो ये है कि जो शुरू से मैं बात कर रहा था कि बुनियादी तौर के ऊपर जो मरकज़ का जो मेन जो इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, वो ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो अहम बड़ी लार्जेस्ट जो सियासी जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, उनको आमादा किया जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको आने वाला कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में उसको उनको इंगेज किया जाए। अगर वो उसका पार्ट नहीं बनते और वो पूरी तरह से एक बाइकॉट किस्म का करके बैठ जाते हैं तो उस सारे प्रोसेस की लेजिटिमेसी नहीं रहेगी। तो 2 चीज़ें हैं, एक ये डिलिमिटेशन का है, अगर इसमें उनकी पूरी तरह से एतमाद पूरा नहीं बनता है तो डिलिमिटेशन का जो वो एक पूरी एक्सरसाइज ही लगभग इलेजिटिमेट नज़र आएगी। हमने 3 दिन मुसलसल इसके बारे में बात की। और उसके बाद अगर इलेक्शन का प्रोसेस होता है और ये लोग कहते हैं कि हमने इलेक्शन इस डिलिमिटेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो हदबंदी हुई है उसके ऊपर हमने इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करना, या कि हमें डिलिमिटेशन तो मंजूर है लेकिन यूनियन टेरिटरी में हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहते, ये एक बात हो गई। तो उस सूरत में अगर इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन बन के एक गवर्नमेंट भी बन जाती है, वो गवर्नमेंट भी इतनी रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहलाएगी, क्योंकि वाज़ह तौर के ऊपर कुछ पार्टीज़ ने, जो अहम पार्टीज़ हैं, उन्होंने बाइकआउट किया था। लेकिन दूसरे लोगों को स्पेस मिलती है, ऐसी सिचुएशन उभर कर आ भी सकती है जैसे एक छोटे सतह के ऊपर पंचायत के इलेक्शन में, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस में बाइकआउट किया तो बाकी लोग आ गए। फिर जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी उसी प्रोसेस की जब एक तीसरी कड़ी आई तो तब रियलाइज़ हुआ कि ये बाइकआउट करने का मतलब होता है कि जो स्पेस है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्पेस है, वो गिव अप कर देना, वो छोड़ देना, सरेंडर कर देना या किसी को कंसीड कर देना। तो सारे लोग तो आपके इंतज़ार में नहीं होंगे, यानी 1, 2 या 3 लोग अगर इस किस्म का फैसला लेते हैं, जो बाकी लोग हैं उनको मौका मिलेगा, वो आएंगे। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट स्पेस। जब आपने स्पेस खाली छोड़ी, जब भी स्पेस खाली होगी तो कोई दूसरा तो आके उस स्पेस में यकीनन बैठेगा ही बैठेगा। पहले पास्ट में भी ऐसे ही होता है। तो अब 2-3 जो पार्टीज़ हैं उनके ऊपर आज मैं देख रहा था कि पिछले 2 दिन में उन्होंने किस तरह से बिहेव किया और आज वो किस नतीजा के ऊपर पहुंचे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी आज श्रीनगर पहुंचे, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ, बाकी लोगों के साथ मशवरा किया। बीजेपी के लोग भी जम्मू में पहुंचे, उन्होंने भी मशवरा वगैरह किया और उन्होंने पूरा जायज़ा लेकर अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपना नज़रिया वाज़ह किया। 2 चीज़ें इसमें से उभर कर सामने आती हैं। एक ये है कि
अगर इलेक्शंस होते हैं, किसी भी सूरत में इलेक्शंस होते हैं, वो डिलिमिटेशन कमीशन अब की रिपोर्ट अब आए और उसके बाद यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो या जो स्पेशल स्टेटस है उसकी तो आप बात ही छोड़ दें। यानी जो मरकज़ है, प्राइम मिनिस्टर हैं और बीजेपी है, उन्होंने इस सारी सिचुएशन को मैनेज इस हद तक अपने फेवर में कर लिया है इस छोटी सारी एक्सरसाइज के बाद कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कंप्लीटली एग्रीएबल हैं और तैयार हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। सिर्फ ये है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा, एक बड़ी दिलचस्प बात का उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि हमने मशवरा किया था पहले गुलाम नबी आज़ाद के साथ मीटिंग होने से पहले, और हमने गुलाम नबी आज़ाद को अपनी तरफ से ये कहा कि हमें भी आप ही रिप्रेजेंट कीजिए, आप ही जो बात है मोटे तौर के ऊपर आप ही प्राइम मिनिस्टर के साथ या मरकज़ के साथ आप कीजिए। तो गुलाम नबी आज़ाद ने ये बोला उनको कि आप डिलिमिटेशन करवाइए, उसके बाद हम डिलिमिटेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसके बाद आप स्टेट रेस्टोर कीजिए और उसके बाद हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तीनों चीज़ें अगर ये इस तरह से भी होता है तो मरकज़ की, बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के लिए ज़ाती तौर के ऊपर इसमें एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे अमल में, पूरे सीक्वेंस में कहीं पे भी स्पेशल स्टेटस या उसकी कोई भी परछाई या उसका कोई भी एलिमेंट, उसका रीइंस्टेटमेंट या उसका रेस्टोरेशन की डिमांड किसी भी सतह, किसी भी लेवल के ऊपर है ही नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप, ये तीन कड़ियां हैं, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और स्टेटहुड। पहले के ऊपर पूरा एक आम राय है, मरकज़ की, पार्टीज़ की, बीजेपी की, एनसी की, पीडीपी की, सबकी आम राय है। दूसरे के ऊपर और तीसरे के ऊपर सिर्फ ये शेड्यूल को शिफ्ट करवाना चाहते हैं, जिस तरह से मरकज़ कहता है, ये कहते हैं कि उसको आप रिवर्स कर दीजिए। ये एक बात रही। यानी अब ये मैं कहूँ या किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि जो इंतज़ार था ना, ख़ास करके कश्मीर में, कि अब ये जो पार्टीज़ हैं ये बात करेंगी और शायद कोई ऐसी कंडीशन इम्पोज होगी कि सेंटर को बहुत ज़्यादा क्लाइम डाउन करना पड़ेगा। सेंटर का सबसे बड़ा जो क्लाइम डाउन है वो यही था कि जो आल पार्टी मीटिंग की, इस आल पार्टी मीटिंग के साथ इनको, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इनको जिस तरह से एज क्रिमिनलाइज करके पेश किया गया था पिछले 2 साल में, गुपकार गैंग, चोर, करप्ट, ये रेड, वो रेड, ये जांच, वो इंक्वायरी इनके खिलाफ, करप्शन वरप्शन के सारे मामलात, जो कम्युनलिज्म के सारी चीज़ें जो इनके सर पे थी, जिस तरह से क्रिमिनलाइज किया गया था, इस मीटिंग के ज़रिए उनको डी क्रिमिनलाइज कर दिया है। कश्मीर में तो इस क्रिमिनलाइजेशन के बावजूद भी जो कश्मीर में तो उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी लेजिटिमेसी उनको मिलती थी कि देखिए ये कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर हैं, ये विक्टिम बन रहे हैं एक सिचुएशन के, तो लिहाजा इनके साथ एक हमदर्दी बन रही थी। लेकिन जम्मू के, खास करके ये तवी बेसिन एरिया जो है, इसमें दरवाजे इनके ऊपर बंद हो रहे थे। वो इस इवेंट के साथ यहाँ पर भी अब मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भी अपनी जो नॉर्मल सियासत जिस तरह से पहले किया करते थे वो कर सकते हैं। और मुझे ये भी, मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं, जैसे हम सियासत को स्टडी करते हैं, कि पहले से बेहतर यहाँ पे स्पेस ये एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो जिनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था एज कश्मीर बेस्ड, कश्मीर सेंट्रिक, और कश्मीर की जो एक आइडियोलॉजिकली जो कंजर्वेटिव किस्म की एक पॉलिटिकल अप्रोच इनको बताया जाता था, तो अब उसमें से मेरे ख्याल से बहुत चीज़ें खोल दी गई हैं, वो जम्मू में भी आकर अपनी सियासत कर सकते हैं। दूसरी दिलचस्प बात ये, यानी मोर और लेस एक कंसेंसस इस चीज़ के ऊपर आ गया कि जो स्पेशल स्टेटस वगैरह को लेकर या 5 अगस्त की जो बड़ी डेवलपमेंट्स थी, कि उसके ऊपर कोई ख़ास झगड़े की बात अब है नहीं है। उसको एनसी और पीडीपी किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह से कहते हैं कि ये मामला, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि ये मामला अदालत में है, और सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर 13 मुख्तलिफ किस्म की जो पिटीशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं इस 35 और 370 को लेकर, तो वो कोर्ट्स में चलते रहेंगे। वो कोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कब उसके ऊपर, अभी तक कोई प्रॉपर सुनवाई नहीं उसके ऊपर हुई है, वो कोर्ट्स में चलते रहेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो फंडामेंटल बिलीफ है वो ये है कि हम वायलेंस नहीं कर सकते, हम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, हम किसी किस्म की कोई बदनवानी, कोई गड़बड़, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट करने के फेवर में नहीं है, हम इनको अदालतों में लड़ेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है कि ये एक पॉलिटिकल बैटल है और इसको लंबे समय तक, लंबे वक्त तक हम जो सियासी तरीके के साथ हम लड़ते रहेंगे। यानी आपने
मरकज़ को भी, हर किसी को आपने इसमें से फ्री कर दिया कि कोई बात नहीं, ये हम लड़ते रहेंगे। अब जो मेन जो व्हेन कमिंग डाउन टू द ब्रेस टैक्स कि जो प्रैक्टिकली एग्रीएबल और एंगेजेबल जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें इन्होंने एक बात कही है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट है। पहले उमर अब्दुल्ला ने पिछले साल जुलाई में 26-27 जुलाई को एक बयान दिया था, उसमें एक उन्होंने ये बात कही थी कि जहां तक मेरा ज़ाती सवाल है, मैं यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन कभी नहीं लड़ूंगा। जब तक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगली बात उन्होंने छोड़ दी थी कि बाकी क्या होगा, उसके ऊपर उन्होंने मज़ीद वजाहत की है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा लेकिन मेरी पार्टी ज़रूर इलेक्शन लड़ेगी। यानी उमर अब्दुल्ला जो है वो एक ऐसी मोरल हाई ग्राउंड ले लेंगे और पार्टी जो है वो इलेक्शन में चली जाएगी, लेकिन पार्टी को ये क़यादत है, वो लीडरशिप है, वो प्रोवाइड करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैंने अपनी पार्टी के साथ मशवरा करके मैं इस नतीजा के ऊपर पहुंची हूं कि मेरी पार्टी तो यकीनन इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक स्पेस है, ये हम छोड़ें क्यों, हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यानी ये यकीनन है कि मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ती, मेरी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, लेकिन अगर मेरी पार्टी के पास इतने नंबरात आ जाते हैं कि हमारी पार्टी की हुकूमत बनने की पोजीशन बन जाती है तो मैं चीफ मिनिस्टर की दावेदार नहीं होंगी, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगी। वो बात की है कि जब नंबरात आ जाते हैं उसके बाद पार्टी ही कहती है कि जी हम तो आते ही नहीं है ऐवान में, जब तक हमारी जो क़यादत है, हमारे जो लीडर हैं वो एग्री नहीं करते चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, वो बाद में तब देखा जाएगा। लेकिन अभी जो है ये क्रिएटिव एम्बिग्विटी इन्होंने पेश की है, इससे इनको एक और सिचुएशन है वो भी ओवरकम हो जाती है। आफ्टर ऑल जो लोगों के दिमाग होते हैं काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, चीज़ें उनके ऊपर असर कर जाती हैं। जो डिनास्टिक पॉलिटिक्स का पिछले 2-3 साल में, 3 साल से यानी जून 2019 से लेकर 2018 से लेकर आज तक लगातार जो 24 तारीख तक जो लगातार डिनास्टिक पॉलिटिक्स की बात चलती आ रही है, अगर ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और लोगों अपने पार्टी को कहते हैं आप पार्टिसिपेट कीजिए और फिर हम बाद में आप में से चुनेंगे कि चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा, वो बाद में चुने या खुद आए वो अलग बात है, लेकिन इन रन अप टू द इलेक्शन एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन ये इनके लिए एक बहुत बड़ा एक और चैलेंज है, वो भी ओवरकम करने की पॉसिबिलिटी बनती है। एक नया नैरेटिव डेवलप होता है कि देख लीजिए पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन जिन परिवारों, फैमिली, जिन खानदानों के लिए आप बात कर रहे थे उन्होंने तो बैक सीट ली हुई है, उन्होंने तो एक मॉरल पोजीशन जो है वो जम्मू कश्मीर की जो खास शनाख्त है उसके ऊपर ली हुई है। अब इसके रिस्पांस में बीजेपी भी इंप्रेशन गेन कर रही है, बीजेपी भी अंडरस्टैंड कर रही है कि ये पार्टीज, क्योंकि अब आ गया आपके पास इलेक्टोर, अब आइडियोलॉजिकल वगैरह जो है वो पीछे रह गया, अब मेन प्रैक्टिकल जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है अब उसकी जोड़ तोड़ की बात आ जाती है। तो अब बीजेपी ये कहती है, बीजेपी को नज़र आता है कि ये तो किसी भी सूरत में तैयार हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ये तो मतलब उसकी स्पेशल स्टेटस 370 को कोई कंडीशन करते या कुछ ऐसा तो इन्होंने कुछ किया नहीं, ये तो तैयार ही हो गए विली निली, ये तैयार हैं बिल्कुल कि भी हम तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ ये जो 2 मुद्दे हैं कि इलेक्शन पहले हो या स्टेट पहले आए, सिर्फ यही मामला है ना, तो वो भी अभी 2 दिन ही हुए मीटिंग को, तो वो तो मज़ीद नेगोशिएशंस भी उसमें हो सकती है, मज़ीद प्रेशर भी उसमें बिल्ट हो सकते हैं। तो अब बीजेपी का क्या रहेगा? अब बीजेपी ये भी देखती है कि जो कांग्रेस है वो काफ़ी हद तक कोजी अप, काफ़ी हद तक वार्म अप हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, खास करके हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का एक बड़े पैमाने के ऊपर अलायंस हो और जो कांग्रेस है वो ध्यान रख ले चीज़ों का, जम्मू सूबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस रख ले कश्मीर में। अगर आप दिल्ली के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो अगर आने वाले इलेक्शन का जब माहौल बनता है तो दिल्ली भी चाहेगी कि कुछ इस किस्म का कुछ अलायंस बनेंगे जो संभाल ले वहाँ पे सिचुएशन को, क्योंकि फिर बीजेपी के साथ एनसी की या पीडीपी की हो सकता है पार्टनरशिप बन ना पाए। तो उस सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ कांग्रेस जैसा पार्टनर जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन अलाउइंग नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी एंड सम अदर पार्टीज टू फॉर्म एन अलायंस इन नॉन बीजेपी अलायंस। मतलब एक कांग्रेस का किसी भी पार्टी के साथ अलायंस मरकज़ के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें वो उतना ही बेहतर होगा जितना बीजेपी का अलायंस किसी के साथ हो। नज़रियाती तौर के ऊपर जो बीजेपी का जम्मू कश्मीर के ऊपर है वो बीजेपी के और कांग्रेस के नज़रिया में कोई बहुत ज़्यादा ख़ास फ़र्क है नहीं है। तो अब बीजेपी ने जो है पिछले 2 साल का
जो डेवलपमेंट का के 370 हटाने के बाद गुजर को, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिली, मरकज़ के बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पे लगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट लग गया, फलां कमीशन आ गया, ये चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई, तो इतनी बेहतरी हो गई हालात में। अब उन्होंने वो अपना जो डेवलपमेंट प्लान है, वो प्रेजेंटेशन है, वो तैयार करनी शुरू कर दी है लोगों के पास ले जाने के लिए कि देखिए हमने इतना बेहतर काम किया। क्योंकि बीजेपी को प्रैक्टिकली आज के दौर में जो बीजेपी का अपना एक पॉकेट बोरो जिसको कहते हैं, तवी बेसिन एरिया खास करके, उसमें आज चैलेंजेस बीजेपी को बहुत ज़्यादा हैं। तो ये रहा तज्जिया इसके ऊपर। अब एक क्विकली मैं बात करना चाहता हूँ कि कल गवर्नर के मुशीर फारूक खान साहब का दौरा था भद्रवाह का, और भद्रवाह के नज़दीक एक इलाका है, वहाँ के कुछ लोग बड़े लंबे वक्त से एक सड़क के लिए मुतालबा कर रहे थे, एक लिंक रोड मांग रहे थे। उनको पता चला कि मुशीर साहब आ रहे हैं और उन्होंने सलाहकार साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने एक वहाँ पे धरना दिया। 200-250 के करीब लोग थे, उनमें से 5-6 लोगों के ऊपर सरकार ने FIR लगा दी, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया। कुछ हफ्ता पहले गांदरबल में हुआ था एक मामला, वहाँ पे एक आदमी, एक सज्जन, कोई बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था, उस वक्त भी गवर्नर के सलाहकार वहाँ गए हुए थे, बसीर खान। तो उनके मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हमें जो लोकल ऑफिसरान हैं, यानी बसीर खान साहब जैसे लोग हैं, उनके ऊपर एतमाद ज़्यादा है बनस्बत उन ऑफिसरान के ऊपर जो बाहर से ऑफिसरान 5 अगस्त के बाद ही नहीं आए, ये तो शुरू से आ रहे हैं। जो मतलब पहले चीफ सेक्रेटरी भी थे मिस्टर किदवाई, वो भी बाहर से थे, काफ़ी लंबे वक्त तक रहे थे, तो वो नई बात नहीं है। लेकिन ये एक नैरेटिव है कि आपका जो नज़दीक का, पड़ोसी का, आपके मोहल्ले का, शहर का, डिस्ट्रिक्ट का, ज़िला का, सूबा का या रियासत का जो आदमी होता है, आप उसको बनस्बत किसी दूसरी जगह से आए हुए किसी ऑफिसर या किसी मिनिस्टर या किसी भी एहलकार के बनस्बत उसको आप देखेंगे कि ये अपना आदमी है, इससे हम बात करते हैं। लेकिन उसके ऊपर FIR लगा दी, उसको डिसरप्शन ऑफ पीस वगैरह बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो सेक्शंस लगाकर वो लगा दी थी FIR। सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया। 4-5 दिन के बाद अदालत से उनको बेल मिली। यहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने भद्रवाह से वहाँ से पता लगाया जो सरकारी एहलकार हैं कि क्यों आपने उनको बुक किया, वो तो सड़क की मांग कर रहे थे। हालांकि फारूक खान साहब ने उनके साथ बात भी की, उनका मुतालबा सुना भी, बातचीत भी हुई, लेकिन फिर भी FIR लगी। FIR किस दफ़ा में लगी है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो इस वक्त लगा हुआ है एपिडेमिक कंट्रोल के एतबार से, जो 1897 में अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था। मैंने पिछले साल भी अपने 2-3 वीडियोज़ में इस तरह से कहा था कि इस वक्त जो आम शहरी हकूक़ होते हैं, जब तक ये एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ होता है तब तक वो काफ़ी हद तक सस्पेंडेड हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इकट्ठे होते हैं कहीं पे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो उसमें उनको यहाँ पे रीजनिंग अप्लाई हो सकती थी। उन्होंने कहा कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की वायलेशन की वजह से हमने उनके ऊपर FIR लगाई, इसमें कुछ पॉलिटिकल नहीं है और कोई मामला नहीं है। लेकिन यहाँ पे रीजनिंग अप्लाई हो सकती थी कि ये लोगों की जो पेंडिंग डिमांड्स हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में एड्रेस नहीं हो पा रही हैं, लोगों को पॉलिटिकल एक्सेस चाहिए, इसलिए एडवाइज़र एक वाहिद ऐसी विंडो है, ओपनिंग है, जिसको आप हल्का सा, यानी एक सेम्बलेंस ऑफ पॉलिटिकल जो उसमें कलर में आप उसको देख सकते हैं, तो लोग एडवाइज़र के पास नहीं जाएंगे तो और किसके पास जाएंगे। ये इस कॉन्टेक्स्ट में इन इंसिडेंट्स को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। एक बहुत यानी हल्कों से बहुत जो एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर के ऊपर एक्सपर्ट इतने हैं जितने कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या मेडिसिन के ऊपर होते तो हालात और ज़्यादा बेहतर होते। वो कहते हैं कि क्यों ना जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसी को एक लंबे वक्त तक रख के इतनी बेहतरीन गवर्नेंस लोगों को प्रोवाइड की जाए तो लोग बहुत खुश हो जाएं, फिर उसके बाद जो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो उसमें खुशी के साथ वो पार्टिसिपेट करें। ये ऊपर से कोई SOP नहीं आता कि कोई बंदा धरना देगा तो आप इसको अरेस्ट कर लो, लेकिन जब आप लंबे वक्त तक एक इस तरह का एक निज़ाम आप बनाकर रखते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें होनी, जैसे भद्रवाह में हुई, ये ऐसी चीज़ें होनी मुतवक्को हैं, ये हर आए दिन हो सकती हैं। इसीलिए हम जिस भी पैमाने के ऊपर बात करें, जहाँ तक भी बात पहुँच सकती है, उसमें हर बार रीअसर्ट करते हैं, दोबारा इस चीज़ को हम कहते हैं कि इलेक्शंस होने और डेमोक्रेटिक सिस्टम का बहाल होना जम्मू कश्मीर में जितना जल्द अज जल्द हो सके, वो जम्मू कश्मीर के हर किस्म के लोग, रीजन, कम्युनिटी, रिलीजन, कल्चर, हर किस्म के लोगों के मुफादात में है। और इससे ज़्यादा अगर आप जो नेशनल इंटरेस्ट जो है, जिसको ढूंढा जाता है कि कुछ भी कर लो और कहो ये नेशनल इंटरेस्ट में है, सबसे बेहतरीन नेशनल इंटरेस्ट इसी में है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसे मुल्क के बाकी हिस्सों में है, जल्द अज जल्द उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी कायम की जाए। सबसे बेहतर नेशनल इंटरेस्ट उसी में है। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।